हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है ये जो लास्ट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का क्या है, तो लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। अब इस तरह के कई सारे टॉपिक सब लोगों को पढ़ते रहने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग जब चैप्टर 4 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मिलेगा, फिर केमिस्ट्री में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो कई सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की मिलती रहेंगी। सब में एक ही कॉमन लाइन होता है। सबसे पहले जब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल P। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द सिंबल P एंड गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय द सिंबल P एंड गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास क्या है और वो कितने वेलोसिटी से चल रहा है, उसी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम बोलते हैं। यदि यूनिट की बात करें, इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दो चीजों का वेरी कर सकता है। यदि इसका मास बदलेगा तो भी वेरी करेगा, यदि वेलोसिटी बदलेगा तो भी वेरी करेगा। हम लोगों ने इसके बारे में ये भी पढ़ा है कि मोमेंटम सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमेशा जीरो होता है, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। किसी भी मास को जब वेलोसिटी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर वो पढ़ना है मोमेंटम कंजर्वेशन, बड़ा ही आसान सा ये है कि टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज टोटल मोमेंटम कभी बदलता नहीं है। टोटल मोमेंटम, इसका मतलब है टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम कभी बदलता ही नहीं है। क्योंकि इस बार इसका जो रिड्यूस लेवल्स में बस इसका बेसिक इसको जानना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है, इसलिए केवल हम लोग इसके बेसिक को ही करेंगे, इसका डेरिवेशन की ओर नहीं चलेंगे। क्या है, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये अभी जिसका मास है m, इसका मास है m1, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसका मास है क्या, m1, और अभी ये u1 वेलोसिटी से इधर की ओर चल रहा है। ये u1 वेलोसिटी से इधर की ओर चल रहा है। ऑब्वियसली आप लोग में से सारे लोग इसके मोमेंटम को निकाल सकते हैं कि इसका मोमेंटम फिर क्या होगा। तो इसका मोमेंटम अभी p1 इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी m1 एंड u1, ठीक है, m1 u1। ये u1 वेलोसिटी से इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 और वेलोसिटी है u2। ये u2 वेलोसिटी से इधर की ओर चल रहा है। उसने तो इसका मोमेंटम निकालने के लिए बोला जाए तो आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। इसका मोमेंटम क्या होगा, p2 इक्वल्स टू m2 u2। थोड़ी देर बाद जब ये इधर की ओर चलेगा, ये इधर की ओर चलेगा, तो कंडीशन ये होगा कि ये दोनों का दोनों मास m1 और m2 एक दूसरे से कोलाइड कर जाएगा। लेकिन कॉलिजन के बाद इसके वेलोसिटी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वेलोसिटी बदलेगा, और कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी बदल जाएगा, वेलोसिटी में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आया। तो कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो मास है m1 ये v1 वेलोसिटी से चलने लगा, और ये जो मास है m2 ये v2 वेलोसिटी से चलने लगा, ठीक है। और ऐसा भी तो इसका मोमेंटम निकालेंगे अब हम लोग v1 यहाँ पे, तो इसका मोमेंटम क्या निकलेगा, m1 v1, और इसका मोमेंटम क्या निकलेगा, तो m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, total momentum before collision
equals to the total momentum after collision. Total momentum before collision equals to total momentum after collision. Total momentum after collision. बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या था, इसके मोमेंटम और इसके मोमेंटम को हम लोग जोड़ेंगे, तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या था, m1u1 प्लस m2u2 और आफ्टर कॉलिजन दिस इज द केस बिफोर कॉलिजन, यहाँ पे कॉलिजन हुआ, ये आफ्टर कॉलिजन का केस है। आफ्टर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितना हो गया, तो m1v1 प्लस m2v2, तो m1v1 प्लस m2v2, यही क्या है, तो लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। दैट मीन्स इन अ सिंगल लाइन कि टोटल मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व, इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्या होता है, m1u1 इज इक्वल्स टू m2u2, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पे कई सारी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कि गन का रिकॉइल करना। जब भी गोली ये बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट होता तो मास उसका कम है, लेकिन काफी तेज वेलोसिटी से चूंकि वो आगे की ओर निकलता है, तो उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि बिफोर कॉलिजन जब बुलेट उसमें लोडेड था गन पे और बुलेट को फायर नहीं किया गया था, वैसे में उसका टोटल मोमेंटम जीरो था, क्योंकि वैसे में गन भी स्टेशनरी था, बुलेट भी स्टेशनरी था, तो u1 भी जीरो था, u2 भी जीरो था, तो टोटल मोमेंटम जीरो था। लेकिन जैसे ही बुलेट को फायर किया गया, ओबियसली बुलेट को फायर किया गया इस डायरेक्शन में मास तो उसका कम ही, लेकिन वेलोसिटी काफी ज्यादा है, इस वजह से एक सिग्निफिकेंट मोमेंटम को क्रिएट करता है बुलेट, इधर की ओर इधर की ओर। ओबियसली हम लोगों को क्या करना है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से क्या होना होगा उसको, तो मोमेंटम को जीरो होना होगा, क्योंकि बिफोर कॉलिजन बिफोर फायरिंग मोमेंटम जीरो था, तो उसी मोमेंटम इधर की ओर लगा ना बुलेट पे, तो इधर की ओर गन पे मोमेंटम लगेगा, तो इसीलिए गन पीछे की ओर रिकॉइल करता है। ये जो रॉकेट में फ्यूल बर्न होने के बाद गैस को इजेक्ट करता है, और उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होता है कि रॉकेट काफी तेज, प्रोजेक्शन ऑफ रॉकेट भी क्या किस पे बेस्ड होता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे होता है। ध्यान देना है कि गन वाले केस में एक स्पेशल केस आता है, क्या, क्योंकि उसमें गन कंजर्वेशन मोमेंटम उसका जो इनिशियल मोमेंटम वो जीरो होता है, दोनों का, u1 भी जीरो u2 भी जीरो, तो ये पूरा टर्म हो जाता है क्या, जीरो। तो केवल गन के रिकॉइलिंग के लिए याद रखना है कि ये जीरो हो जाता है, क्या होता है m1v1 प्लस m2v2 क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि गन का भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो और कॉइल इसका भी बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी होता है जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या होता है जीरो। इसको इधर क्यों लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा m1v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2v2। सिर्फ इतना फॉर्मूला ही काफी है गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। गन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए गए होंगे न्यूमेरिकल, जिसको सॉल्व करना है। तो हम लोग ऑलमोस्ट इस चैप्टर को, दो चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। रिड्यूस सिलेबस को लेकर चला जाए तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं बचा हुआ है, लगभग 2 चैप्टर वो भी रिड्यूस पार्ट के साथ बचा हुआ है, जिसको बहुत जल्दी ही कंप्लीट किया जा सकता है। तो हम लोग सारी चीजों को रिपीट करते हुए चलेंगे।